हेलो इंडियाज डॉक्टर्स, वेलकम इन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज फिर से आप लोगों का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। ठीक है, आइए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और हम आप लोगों के साथ, मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था कि नीट बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का 12th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक चीज़ें बता दिया था आज, और बेसिक में आपका आ गया था प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी में मेल फीमेल और सेकेंडरी में मेल और फीमेल, और कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी आप डिस्कस किए थे। तो जो बच्चा डायरेक्ट सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं तो वो बच्चे पहले जाएँ और फर्स्ट लेक्चर को देखें, देन वो सेकेंड लेक्चर को देखें। ठीक है बेटा, तो चलिए, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ एक बढ़िया चीज़ बताना चाहूँगा, तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत पॉइंट की बात करना चाहूँगा। आप पॉइंट की बात ये है बेटा कि यदि आपका नीट 2021 का एग्ज़ाम पेपर में मिस्टेक हुआ है या गड़बड़ हुआ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने जो नीट का पेपर अभी गड़बड़ किए हो, वो सारी गड़बड़ी को, वो सारे मिस्टेक को एक पेज में लिखो। उस पेज को जहाँ भी आप पढ़ते हो, आप अपने टेबल में जहाँ भी आपकी नज़र जाती है उस नज़र में उस पेज को रखो, और 1 महीने का टारगेट बनाओ। 1 महीने के अंदर अंदर वो सारे मिस्टेक को आप ख़त्म कर दो। यदि आप फिर से मिस्टेक कर दिए तो आपके ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं होगा, या कि यदि आप 12th में हो और यदि आप मिस्टेक करोगे तो भी कोई मतलब नहीं होगा। तो आप लोग बस ऐसा करिए, जितने भी मिस्टेक है ना, सारे के सारे मिस्टेक खत्म कर दो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करते रहना है। आज सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर को रिवीजन करिए, फिर सेकेंड आज पढ़ेंगे, थर्ड होगा तो दोनों को रिवीजन करिए। मतलब एक पैटर्न बना लीजिए स्टडी का, किस स्टाइल से स्टडी करना है। बस आप याद रखिए, आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है बेटा, चलिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इसका सेकंड लेक्चर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर, जो कि हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा क्या है सेकंड लेक्चर। तो हमारा सेकंड लेक्चर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन मैन 1 पेयर टेस्टिस आर द मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मैंने पहले बता दिया था कि जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो क्या होती है, टेस्टिस। उसके बाद जिसका साइज होता है बेटा, यदि हम टेस्टिस के साइज की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस का यदि हम ये वाला डायमीटर देखेंगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर, और यदि हम ये वाला डायमीटर की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका टेस्टिस का साइज। उसके बाद बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिलो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड द स्क्रोटल सैक। अब यदि हम बात करें कि जो स्क्रोटल सैक, मतलब कि अब यदि हम बात करें कि जो टेस्टिस का सिचुएशन है, जो पोजीशन है, तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बता चुका था कि नॉर्मली जो टेस्टिस एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब टेस्टिस एम्ब्रियो में डेवलप होती है तो एब्डोमेन में होती है, बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब पार्चुरेशन होने वाला होता है फीटस का, बच्चे का, जब बच्चा बाहर आने वाला होता है, तो उस ड्यूरेशन टेस्टिस जो होती है एब्डोमेन से, पेट से कहाँ चली जाती है, स्क्रोटम सैक में। तो जैसे मैं इसके डायग्राम को थोड़ा सा, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बेटा, ये एब्डोमेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ स्क्रोटम सैक है। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, और ये टेस्टिस स्क्रोटम सैक में आ गई। ये टेस्टिस कहाँ आ गई, स्क्रोटम सैक में आ गई। मतलब ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटल सैक। क्या बोलेंगे इसको, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। ठीक है बच्चा, चलिए अब अपन नेक्स्ट देखेंगे
द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर। हमारे जो स्क्रोटम सैक का जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि टेस्टिस में बनता है स्पर्म, और स्पर्म के बनने के लिए प्रोसेस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 सेंटीग्रेड या 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे इंटरनली स्क्रोटम इज लाइंड बाई डार्टोस मसल्स। अंदर जो स्क्रोटम होता है वो डार्टोस मसल्स से लाइंड रहता है एंड स्पर्मेटिड फेसिया, मतलब कि जो हमारा स्क्रोटम सैक है वो डार्टोस मसल्स और स्पर्मेटिड फेसिया से कवर्ड रहता है। इसके बाद यदि अपन अब बात करें तो ये हो गया कि स्क्रोटम सैक, ये हो गया डार्टोस मसल्स और स्क्रोटम सैक कैसे कवर्ड होते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को देखने के लिए अपन एक खुद का इमेजिनेशन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो उस डायग्राम से ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। इसके ऊपर वाले पेज को भी अपन देख ही लेते एक बार। तो ये मानिए कि जो डार्टोस मसल्स हेल्प द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद द स्क्रोटम ड्यूरिंग कोल्ड सीजन, it's become the contracted in the cold and during the warm season is become the relaxation। ये वाला पॉइंट अभी हम समझेंगे डायग्राम में। उसके बाद और लिखा है क्रेमेस्टर मसल्स लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटल इंग्वाइनल कैनाल रीजनल एंड हेल्प इन द एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। इसको भी अभी समझेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ईच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटल सैक थ्रू द फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर्स। दिस ग्रुप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड द गुबर्नेकुलम या मेसोर्चियम। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए अपने को क्या चाहिए बेटा? टेस्टिस मूव्ड on testis moved on abdominal cavity to scrotal sac। कि टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम सैक में कैसे मूव करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे टेस्टिस मूव करती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जब टेस्टिस एब्डोमेन में होती है, यदि टेस्टिस एब्डोमेन में है, जब टेस्टिस एब्डोमेन में रहती है तो एब्डोमेन से टेस्टिस कैसे मूव करती है, और टेस्टिस जब एब्डोमेन में रहती है तो एब्डोमेन से टेस्टिस कैसे मूव करती है स्क्रोटम सैक में। तो इसको जानने से पहले एक और बहुत अच्छी चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या और टेस्टिस ऐसी बनी कब। ठीक है, तो डेवलपमेंट के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह गए, मतलब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम सैक में आया और ओवरी एब्डोमेन में ही रह गई। तो इस चीज़ को हम पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके पहले का डेवलपमेंट वाला पोर्शन। तो जैसा कि आप मान लीजिए कि ये हैप्पी है, आपको याद होगा तो बढ़िया है। जैसा कि मान लीजिए कि दिस इज हैप्पी, ये हैप्पी है बेटा। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है। अब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो हम इसको बोलते हैं जाइगोट। तो एम्ब्रियो जो बनता है, एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता तो तब था जाइगोट। मतलब जाइगोट को ना तो हमको पता था कि ये मेल है और ना ही पता था ये फीमेल है। तो जाइगोट कब मेल होगा कब फीमेल होगा हमको देखना है। तो यदि मान लीजिए कि जाइगोट फीमेल बन रहा है, यदि मान लीजिए जाइगोट फीमेल बन रहा है, मतलब कंपलसरी है कि इसके पास X और X क्रोमोसोम होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि जाइगोट मेल बन रहा है,
यदि मान लीजिए कि जाइगोट मेल बन रहा है, ठीक है, तो इसके पास क्या होंगे, कंपलसरी है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम होंगे। समझिएगा। अब ये जाइगोट का जो एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो या तो एक बार में आपका फीमेल हो सकता है या तो ये मेल हो सकता है, या तो ये मेल हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखेंगे कि कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा। तो जब सबसे पहले जाइगोट डेवलप होता है तो एक ट्यूब या डक्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे कुछ एक ऐसा डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और यदि इस डक्ट, यहाँ पे जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यदि इस डक्ट के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम हैं तो इस डक्ट को हम बोलेंगे मुलेरियन डक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, मुलेरियन डक्ट। लेकिन यदि इसी डक्ट के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, वोल्फियन डक्ट। अब यदि मुलेरियन डक्ट है, मतलब कि एक्स एक्स क्रोमोसोम है और मुलेरियन डक्ट है, तो ये मुलेरियन डक्ट आगे चल के क्या बनाएगी, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन में नॉर्मली बनाएगी यूट्रस, ओविडक्ट। और यदि हम बात करें मेल वाले पार्ट का, मतलब कि जो वोल्फियन डक्ट है, तो ये बनाएगा मेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, तो यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में आता है, आप याद रखिएगा कि जो वोल्फियन है, जैसे देखिए यहाँ पे मुलेरियन ने क्या बनाया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, यूट्रस और ओविडक्ट। लेकिन जो हमारा वोल्फियन डक्ट है वो मेल सेक्स ऑर्गन के साथ साथ क्या बनाया बेटा, किडनी। क्या बनाया, मेल सेक्स ऑर्गन के साथ साथ क्या बनाएगा, किडनी, वोल्फियन डक्ट। और ये हो गया अपना मुलेरियन डक्ट। तो इस तरह से हुआ डेवलपमेंट। अब वोल्फियन में अपने को ये याद रखिएगा, मेन थिंग्स जो है यहाँ पे, ये वाला जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होगा ये होगा टेस्टिस, और मेल में जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होगा वो होगा ओवरी। और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन चाहे वो टेस्टिस हो चाहे वो ओवरी हो, इन दोनों का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है मीजोडर्मल। क्या होता है दोनों का डेवलपमेंट, मीजोडर्मल। अब जो अपना टेस्टिस है ये क्या होता है, पार्चुरेशन के टाइम पे स्क्रोटम साइक में आ जाता है, लेकिन जो ओवरी होती है वो वहीं पे फिक्स रहती है, फैलोपियन ट्यूब के आसपास जो भी है वो वहीं पे फिक्स रहती है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैं देख रहा था कि जो टेस्टिस है अभी कहाँ है, एब्डोमेन में। टेस्टिस है एब्डोमेन में, और ये टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम सैक में कैसे आई, तो हम आप लोगों के साथ इसको समझने के लिए एक खुद का इमेजिनेशन डायग्राम बनाएंगे, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं एक और डायग्राम। ठीक है, आ जाइए। एक और अपन डायग्राम देखते हैं। इसमें से अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ठीक है बेटा, ये हो गया टेस्टिस, ये हो गई बेटा राइट टेस्टिस, ये हो गया लेफ्ट टेस्टिस। एक हो गया राइट टेस्टिस, एक हो गई लेफ्ट टेस्टिस। और ये इमेजिन करो कि ये कुछ ऐसा कमर है,
ठीक है। इसके नीचे ये ऊपर वाला एब्डोमेन है, नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला एब्डोमेन है, नीचे वाला स्क्रोटम सैक है। और जो स्क्रोटम सैक है, ठीक है, ये है स्क्रोटम सैक। ये है स्क्रोटम सैक। ठीक है बच्चा। अब स्क्रोटम सैक में क्या होगा कि जो अपनी राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस थी, ये एक कॉर्ड, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, और ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, जिस पाथवे से आती है अंदर, इस पाथवे को हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंग्वाइनल कैनाल। और जिस कॉर्ड को हम बोलेंगे गुबर्नेकुलम कॉर्ड, या इसी का एक और नाम है मीजोरचियम। क्या नाम इसी का एक और, मीजोरचियम। इसको हम स्पर्मेटिड कॉर्ड भी बोलते हैं बेटा, इसी को हम स्पर्मेटिड कॉर्ड भी बोलते हैं। अब ये टेस्टिस उतर के कहाँ आ गई, स्क्रोटम सैक में। अब ये टेस्टिस कहाँ आ गई, स्क्रोटम सैक में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये टेस्टिस आ गई स्क्रोटम सैक में। और रियल में स्क्रोटम सैक के अंदर क्या क्या आते हैं और क्या क्या ब्रांचेज ऑफ फाइबर्स जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 चीज़ें स्क्रोटम सैक के अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। क्लियर। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं, ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, जैसे आप मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, और यहाँ पे ये इंग्वाइनल कैनाल है। क्लियर। दिस इज टेस्टिस, दिस इज इंग्वाइनल कैनाल। तो टेस्टिस से इंग्वाइनल कैनाल में क्या आया, पहले मान लीजिए एक आया अपना, जिसको हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, पहले रेड कलर की लाए, तो रेड कलर को हमने बोल दिया रेड वाले को मैंने बोल दिया गोनेडियल आर्टरी। ब्लू वाला जो ब्लड लेके टेस्टिस से बाहर गया, इम्प्योर ब्लड लेके, इसको हमने बोल दिया गोनेडियल वेन। हमने इसको बोल दिया लिम्फ। एक और ये आ गई येलो कलर की नर्व। ठीक है, लास्ट अपना बचेगा क्या, ये वॉस डिफरेंशिया। यदि हम बात करें स्पर्मेटिड कॉर्ड की, तो स्पर्मेटिड कॉर्ड में क्या क्या होता है, तो हम इसको यहाँ पे पूरा लिखना चाहेंगे। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड में सबसे पहले गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन, लिम्फेटिक नर्व और वास डिफरेंशिया। ये 4 चीज़ें होती हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड में। स्पर्मेटिड कॉर्ड जहाँ से आता है हम उसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है बेटा। अब अपन यहाँ पे कुछ समझते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, स्क्रोटम सैक के बारे में बात करते हैं अपन। चलिए, तो जैसे कि जो अपना स्क्रोटम सैक है, तो स्क्रोटम सैक से ये, अब स्क्रोटम सैक को ऐसे बाहर से कवर करती है एक लेयर, जिसको हम बोलते हैं स्किन। स्क्रोटम सैक को बाहर से जो कवर करती है हम उसको क्या बोलते हैं, स्किन। क्लियर। उसके बाद
दो तीन कवरिंग, दो कवरिंग और होती हैं। जैसे मान लीजिए एक ये कवरिंग है, इसको हम बोल दिए क्या, क्रीमेस्टर। इसको हम बोल दिए क्या, क्रीमेस्टर। अपन इसको बोल दिए क्रीमेस्टर। क्रीमेस्टर के बाद बेटा दो लेयर आती हैं और, ठीक है, एक लेयर अंदर साइड होती है और एक लेयर इसके बाहर होती है, ऐसे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो इसके अंदर जो ये वाली वाइट वाली लेयर है, जो ये वाइट वाली लेयर है, इसको हम बोल देंगे क्या, स्पर्मेटिड फेसिया। और जो ये वाली लेयर है इसको हम बोल देंगे डार्टोस मसल्स। क्लियर? अब डार्टोस मसल्स जो होती है ये रेगुलेट करती है टेम्परेचर। स्पर्मेटिड फेसिया बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। अब जो मेन थिंग है, याद रखिए कि जैसे ये अपना जो कॉर्ड है, ये हमारा जो गुबर्नेकुलम कॉर्ड है, इसमें हुआ कॉन्ट्रिक्शन और गुबर्नेकुलम कॉर्ड इसको पकड़ के अंदर खींच लाया, इसको पकड़ के अंदर खींच लाया। मतलब गुबर्नेकुलम कॉर्ड में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे गुबर्नेकुलम कॉर्ड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो उसको पकड़ के कहाँ ले आया, स्क्रोटम सैक में, बाई एंगोइनल कैनाल। क्लियर? और यहाँ पे ये गुबर्नेकुलम कॉर्ड ऐसे इससे इनर वॉल ऑफ स्क्रोटम सैक से गुबर्नेकुलम अटैच हो चुका है। क्लियर? ये यहाँ से इंगोइनल, जिसको हम बोलते हैं गुबर्नेकुलम, या इसी को हम मेसोर्चियम भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो हमारा डार्टोस मसल्स है, तो डार्टोस मसल्स कैसे टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तो बस ये मानिए कि जैसे कोल्ड के टाइम पे डार्टोस मसल्स में होता है कॉन्ट्रिक्शन और एरिया स्क्रोटम सैक का कम हो जाता है, जिससे हीट लॉस नहीं होता। बट समर के टाइम पे डार्टोस मसल्स में होता है रिलैक्सेशन और साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हीट लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों कंडीशन, कोल्ड में हीट लॉस ना हो तो जिससे हीट बची रहे, और समर में हीट लॉस ज़्यादा हो जाए जिससे हीट कम रहे अपने बॉडी में, ले दे के जो डार्टोस लेयर होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस सही से होती रहती है। ठीक बच्चा? यहाँ पे यदि आपको इस डायग्राम में कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जरूर मिलेंगे। बस आप ये मान लो कि जो गुबर्नेकुलम होती है ना, ये एक ऐसी कॉर्ड है कि इससे यदि चिपकी तो निकालती नहीं है, उसको खींच ही लेती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है बेटा? तो इस तरह से हमारा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट का थर्ड स्लाइड खत्म हुई। मसल्स हैव द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। जो डार्टोस मसल थी वो क्या रेगुलेट करती है, टेम्परेचर विद इन द स्क्रोटम ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन एंड बीकम कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड। कोल्ड में क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे एरिया कम हो जाता है। जैसा कि मान लीजिए दिस इज स्क्रोटम सैक, दिस इज स्क्रोटम सैक। अब यदि हम कोल्ड की बात करेंगे तो कोल्ड के टाइम पे स्क्रोटम सैक का साइज हो जाएगा छोटा। कोल्ड के टाइम पे स्क्रोटम सैक का, है ना, कोल्ड के टाइम पे स्क्रोटम सैक का साइज हो जाएगा छोटा, और साइज छोटे होने के वजह से यहाँ पे हीट लॉस नहीं होगी, हीट लॉस को रोकता है, यहाँ हीट लॉस नहीं होगी। लेकिन यदि हम बात करें इट बिकम द कॉन्ट्रैक्टेड इन कोल्ड, है ना, मतलब कोल्ड में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो छोटा हो गया। ड्यूरिंग द वार्म सीजन, मतलब कि गर्मी के सीजन में इट बिकम द रिलैक्सेशन, गर्मी के सीजन में इसका होता है रिलैक्सेशन और ये और बड़ा हो जाता है। तो गर्मी के सीजन में देखिए ये हो गया स्मॉल यहाँ पे, और गर्मी के सीजन में हो जाता है लार्ज, और लार्ज होने से
हीट लॉस होती है, यहाँ हीट लॉस नहीं होती। अब गर्मी के सीजन में हीट लॉस यदि होगा, यदि हीट लॉस होगा तो जो ज़्यादा गर्म था तो वो ठंडा बना रहेगा। क्लियर। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्रीमेस्टर मसल्स लाइन द इनसाइड ऑफ द वॉल, क्रीमेस्टल मसल्स लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटल एंड इंगोइनल कैनाल रीजन एंड हेल्प इन एलिवेटेड ऑफ द टेस्टिस। क्लियर। मतलब जो इंगोइनल, जो हमारा क्रीमेस्टल मसल्स होता है वो भी इनर वॉल को कवर करता है। उसके बाद ईच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक, ईच टेस्टिस attached to the wall of scrotal sac through flexible elastic fiber. This group fiber is called the gubernaculum या mesorchium. This यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, तो ये जो अटैच होता है इसको हम बोलते हैं मेजोर्चियम। इसके पहले में हम रेड कलर के डायग्राम, रेड कलर की लाइन से लिखे थे। उसके बाद यदि हम और आगे देखेंगे तो ये हो गया बेटा डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अभी 2-3 साल से तो नहीं आया, लेकिन एग्जाम में आने के पूरे चांस है बेटा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यूरेटर। आप सबको पता है यूरेटर कहाँ से कहाँ खुलेगा जाके, ये यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूरेटर कहाँ खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये है सेमाइनल वेसाइकल, फिर यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला पार्ट हो गया यूरिनरी ब्लैडर। वॉस डिफरेंशिया कहाँ से आया होगा, ये आया होगा टेस्टिस से, तो वॉस डिफरेंशिया। फिर प्रोस्टेट, मैंने बोला था जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सीमेन का 30% बनाती है और 5 लोब स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम बात करें पेनिस, रूट ऑफ पेनिस में हम पढ़ ही चुके हैं। तो देखिए पेनिस में क्या होगा, ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा बाहर निकलेगा तो पेनिस हो गया। ये वाला पार्ट देखिए यूरेथ्रा हो गया, और पेनिस का जो टिप है उसको हम बोलेंगे ग्लांस पेनिस। अब पेनिस को जो स्किन कवर करती है उस स्किन को हम बोलेंगे फॉर स्किन, उस स्किन को बोलेंगे फॉर स्किन। क्लियर हुआ बेटा। ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया स्क्रोटम, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया टेस्टिस और स्क्रोटम दोनों। अब यहाँ पे जो अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को एक, जहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है तो बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड एक और ग्लैंड होगी जिसको हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन सब का सिक्रीशन सारा डिटेल अपन नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर रेक्टम जो कि स्टूल स्टोर करता है, और एनस जो कि स्टूल को बाहर का रास्ता दिखाता है, और इजैकुलेटरी डक्ट मतलब कि जहाँ से सेमाइनल वेसाइकल से सीमेन और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास होता है उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर हुआ बेटा। तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको भी आपको देख के रखना है। ये कहाँ पे है, डायग्राम सेक्शन व्यू मेल पेल्विस शोविंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो डायग्राम है वो मेल के पेल्विस वाले रीजन में रहता है, मतलब कि बिलो द एब्डोमेन, पेट के नीचे वाला जो एरिया रहता है वहाँ पे क्या रहता है आपका। अब उसके बाद अपन बात करेंगे थोड़ा सा, और ज़्यादा टफ नहीं है, बस ख़त्म ही होने वाला है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। फिर अपन यहाँ पे लेके आएंगे बेटा क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम बात करें, ईच टेस्टिस इज अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच टेस्टिस, अब डॉर्सल क्या होता है, ब्रंटल, अब डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, प्रॉक्सिमल क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है। यदि आप लोगों को ये नहीं पता तो कमेंट करके बताइए। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जो आपको सेंड कर दूंगा बेटा वहीं पे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए ईच टेस्टिस इज अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ कॉर्ड टर्म एज द स्पर्मेटिड कॉर्ड। ठीक है, दिस कॉर्ड इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर, स्पर्मेटिड फेसिया एंड कंटेंट ऑफ द कॉर्ड आज, है ना, कॉर्ड
क्या क्या था, वॉस डिफरेंशिया, गोनेडियल वेन, गोनेडियल आर्टरी, नर्व्स एंड लिम्फेटिक, ये 5 चीज़ें थी कहाँ पे, स्पर्मेटिड कॉर्ड में। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसके पहले। उसके बाद अपन देखेंगे, उसके बाद अपन बेटा एनसीईआरटी का एक और डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये वाला डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये दिया हुआ है ऊपर यूरेटर, और यूरेटर यदि दिया हुआ है तो वहीं पे कहीं ना कहीं होगा क्या, यूरिनरी ब्लैडर। तो वॉस डिफरेंशिया जो टेस्टिस से बाहर निकलेगी, ये देखो यहाँ से निकल रही है। फिर एपिडिडाइमिस मतलब मुकुट वाला एरिया, वॉस डिफरेंशिया मतलब यहाँ से जो बाहर निकल रहा था टेस्टिस से, रेटेटेस्टिस ये पाइप वाली जो चीज़ें थी रेटेटेस्टिस। फिर उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो लोब बन रहे थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने थे, 250 to 300, ठीक है। ये सब नंबर अपन पढ़ेंगे। फिर अब देखो ग्लांस पेनिस मतलब टिप ऑफ पेनिस, पेनिस का जो टिप वाला पार्ट है उसको क्या बोल रहे थे, ग्लांस पेनिस। और पेनिस को जो स्किन कवर कर रही थी उसको हम बोल रहे थे फॉर स्किन, क्या बोल रहे थे उसको, फॉर स्किन। अब देखिए टेस्टिस पता है आपको, टेस्टिस क्या होता है, यूरेथ्रा भी पता है आपको। अब देखिए यहाँ पे ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने बोला था बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। याद रखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में पेयर में प्रेजेंट होती है कि नहीं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है पेयर में, बट प्रोस्टेट ग्लैंड होती है सिंगल। भले 5 लोब होते हैं लेकिन क्या होती है, सिंगल, याद रखिएगा। उसके बाद सेमाइनल वेसिकल और यूरिनरी ब्लैडर्स, ये सारे के सारी चीज़ें अपने को स्टडी करना है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में भी यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब इस डायग्राम को समझने के बाद हम आप लोगों के साथ कुछ और टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर, कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे इंट्रा यूटेराइन लाइफ के टाइम पे जो टेस्टिस होती है डेवलप कहाँ होती है, ये एब्डोमेन में। डिस्केंडेड टू रीच द स्क्रोटम एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना, बर्थ के टाइम पे नीचे आ जाता है। when the testis does not descended to reach the scrotum but remain is abdominal cavity at the time of birth, this condition is called undescended testis। मतलब कि जिसको हम क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, बर्थ टाइम से पहले हो जाता है बच्चों का। यदि बच्चे का बर्थ पहले हो गया, बच्चे का पार्चुरेशन पहले हो गया, बच्चों का जन्म पहले हो गया और जो टेस्टिस थी एब्डोमेन से स्क्रोटम सैक में नहीं आ पाई, तो उस टाइम पे हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बेटा अनडिस्केंडेड टेस्टिस या क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्या बोलेंगे, क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोलेंगे। सच टेस्टिस कैन नॉट डेवलप एंड फंक्शन प्रॉपरली। और इस तरह की जो टेस्टिस होती है वो ना तो डेवलप होती है और ना ही उनमें कोई फंक्शंस होते हैं। इस वजह से उन टेस्टिस में एक टाइम के बाद उसमें कैंसर हो जाता है और इस तरह के टेस्टिस को हम बोलते हैं एंड मे बी डेवलप मैलिग्नेंसी। मतलब उस तरह की टेस्टिस में कैंसर सेल डेवलप हो जाती है और उसमें कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना इम्पोर्टेंट बच्चे। थैंक यू सो मच।